तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने अपनी कुर्सी की पेटी बांध ली होगी, यानी ये ओपन कर लिया होगा। और हम कहाँ पढ़ रहे हैं वो मैं बताता हूँ कि बैलेंस से केमिकल इक्वेशन ये टॉपिक दिख रहा है। इस टॉपिक को हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं। तो हम स्टेप स्टार्ट करेंगे। स्टेप नंबर 1 यहाँ से स्टार्ट होता है, इसके बारे में बताएंगे, फिर एक एक स्टेप को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बुक को ओपन रखिए और साथ साथ सुनते रहिए मुझे। बुक के अंदर जो एग्जाम्पल दे रखा है आयरन वाटर आयरन ऑक्साइड वाला, उसी को हम देखते हैं कि कैसे है। देखिए ये जो दे रखा है अभी गिवन जो है इस तरीके से, इसको हम केमिकल इक्वेशन कहते हैं। क्या कहते हैं जी? केमिकल इक्वेशन कहते हैं। ये हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ। केमिकल इक्वेशन कहते हैं क्योंकि हमने जो पीरियोडिक टेबल के अंदर सिंबल्स हैं उनका इस्तेमाल करते हुए इस पूरे रिएक्शन को लिखा है। जरूरी नहीं है कि आपको ये इस फॉर्म में लिखा हुआ मिले आपको क्वेश्चन में, हो सकता है कि वर्ड्स में दे दिए जाएं, तो आपके लिए फिर एक जीरो स्टेप भी क्रिएट हो जाएगा। जीरो स्टेप में क्या रहेगा कि आप उन वर्ड्स से आप इक्वेशन में कन्वर्ट करें, फिर उसके बाद अपने सारे स्टेप्स को कंटिन्यू करें। जैसे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ बता रहा हूँ कि जैसे क्वेश्चन में आपको मान लीजिए क्वेश्चन आपको मिल जाता है कि आयरन रिएक्ट विद, मैं इसी इक्वेशन को लिख रहा हूँ वर्ड्स में, यानी उल्टा कर रहा हूँ मैं। अगर आपको ये वर्ड्स में लिखा हुआ रहे तो आपको इधर चलना है, बट मान लीजिए कि ये लिखा हुआ वर्ड्स में लिखा हुआ, कैसे लिखा हुआ कि आयरन रिएक्ट विद वाटर एंड गिव आयरन ऑक्साइड। इस कंपाउंड का जो नाम है ना, इस कंपाउंड का नाम, इसका नाम है आयरन ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। हाइड्रोजन क्योंकि सिंगल हाइड्रोजन निकल रहा है तो ये गैसेस फॉर्म में ऐसे बाहर निकल जाएगा। एंड हाइड्रोजन, आयरन ऑक्साइड का कॉमन नेम जो होता है वो होता है आयरन ऑक्साइड ब्लैक। आयरन ऑक्साइड ब्लैक, ये ऐसे ही आपके मतलब के नॉर्मल कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए बता रहा हूँ कि इसका नाम होता है, कॉमन नेम है ये। आप जाने चाहे ना जाने कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, ये भी जाने चाहे ना जाने कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये जो है ना लैंग्वेज आपको मिला हुआ रहेगा। अभी कंपाउंड आपको अगर पहचान में नहीं भी आ रहा है तो चलेगा, इतनी कोई मतलब कि टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कंपाउंड नहीं पहचान में आ रहा है तो। बट आपको ऐसे अगर वर्ड में लिखा हुआ है कि आयरन रिएक्ट विद वाटर एंड गिव आयरन ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन, तो उस चीज़ को आपको पहले जीरो स्टेप खुद ही मान करके आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा इसको इसी फॉर्म में। आयरन प्लस वाटर ये रिएक्ट कर रहे हैं, एंड गिव्स का मतलब ये आपको एरो इस तरफ देना पड़ेगा। क्या गिव्स दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो आयरन ऑक्साइड दे रहे हैं आपको और वो हाइड्रोजन इवॉल्व हो रहा है। ठीक है, तो इस फॉर्म में आपको आना पड़ेगा। जब तक आप इस स्टेप पे नहीं आ जाते तब तक क्या आप अगले खारे कोई से स्टेप इस पे काम नहीं करने वाला। ठीक है, तो आपको पहले इससे इसमें आना पड़ेगा जिसको हम जीरो स्टेप कहते हैं। और ये डिपेंड करता है टीचर के ऊपर, चाहे तो वो इस फॉर्म में दे सकते हैं, चाहे तो इस फॉर्म में दे सकता है, मगर इसके बाद ही आपका कार्रवाई शुरू हो जाएगी। आपने जो अपनी कार्रवाई करनी है वो इसके बाद करनी है। जब इस फॉर्म में आप आ जाए उसके बाद आपको शुरू करनी है। तो हम शुरू करते हैं पहले। इसको मिटा दूं, मैं मिटा ही देता हूँ क्योंकि मतलब पता लग गया ना कि हम क्या करने जा रहे हैं। तो हम इसको मिटा देते हैं, थोड़ा सा स्पेस मिल जाएगा अपने को। ठीक, तो हम उसी एग्जाम्पल को लिख रहे हैं। एग्जाम्पल क्या था अपना कि आयरन रिएक्ट कर रहा था वाटर से और दे रहा था आपको आयरन Fe2O4 था, Fe2 था ना, ये ऊपर वाले Fe3O4 है, Fe3O4 होगा और वाटर हाइड्रोजन निकल रहा है। ये आपका रिएक्शन हो गया। ठीक, तो आप इसको स्टेप मतलब पहला स्टेप 1 क्या है, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग वो ये कहता है कि जो भी आपके इक्वेशन के अंदर मतलब कि कंपाउंड लिखे हुए हैं उन सबको आप बॉक्सेस में डाल दें। बॉक्सेस में डालने से मतलब क्या है, उसका कहना क्या चाहता है बॉक्सेस में डालने से, उसके कहने का मतलब है कि आपने बॉक्स में डाल दिया, मतलब कि एक आपने केज क्रिएट कर दिया और आप उसके अंदर नहीं घुस सकते। यानी अब अगर आपको इसको बैलेंस करना रहेगा तो आपको किसी न किसी चीज़ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, किसी नंबर से। तो आप मल्टीप्लाई करने के लिए आप कहीं भी आप चेंजेस लाइए, बाहर लाइए। कहाँ लाइए, बाहर लाइए। कहीं पर भी लिखना हो, यहाँ पे 3 लिखना हो तो केज के बाहर, इस बॉक्स के बाहर लिखना पड़ेगा। आप अंदर कुछ भी चेंज नहीं कर सकते। यानी यहाँ पर अगर आप चाहते हैं 4 हाइड्रोजन है तो इसको मिटा करके 4 लिख दें, गलत बात है, बिल्कुल ऐसा नहीं कर सकते। ये बॉक्स डलवाने का मतलब यही है कि आप अंदर कुछ भी अपने छेड़खानी ना करें, जो करना है आप बाहर करें। और बाहर करने का मतलब जहाँ पर मतलब कि ये जो स्पेस है, जिस स्पेस पर आप कोई नंबर रखते हैं तो इसको कोफिशिएंट कहते हैं हम, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होता है। ये एक तरीके कोफिशिएंट होता है, उसको कौन सा कोफिशिएंट कहते हैं, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट कहते हैं।
ठीक है। तो ये स्टेप 1 के अंदर था। स्टेप 1 के अंदर क्या था, कंपाउंड को बॉक्सेस में डालिए। वो क्यों डालिए, ताकि आप इसके अंदर कोई छेड़खानी ना करें, जो करना है इसके बाहर करें। अभी हम स्टेप 2 के अंदर क्लियर हो जाएगा, ठीक है। स्टेप 1 हो गया। स्टेप 2 का क्या था, स्टेप 2 ये कह रहा है कि भाई हमने पहले जितने भी एलिमेंट्स हैं, यानी आयरन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कंपाउंड को नहीं लेना है, एलिमेंट्स को लेना है। क्या मतलब, ये वाटर है, वाटर किस किस चीज से मिलकर बना है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर के बना है, एंड ऑक्सीजन से मिलकर के बना है। तो ये एक एलिमेंट हुआ, ये एक एलिमेंट हुआ। तो हमको एलिमेंटल फॉर्म में लिखना है, ना कि ऐसा लिख देंगे कि वाटर। वाटर नहीं लिख सकते हम, हमको एक एक करके सिंपल सिंपल लिखना पड़ेगा। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये अलग अलग लिखना पड़ेगा। सिंबल में नहीं, वर्ड उसमें लिखना होता है। ऑक्सीजन होता है और ये हाइड्रोजन होता है, इस तरीके से अलग अलग लिखना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे लिखना पड़ेगा। तो हम वही करेंगे। कौन सा होगा वो, स्टेप 2 होगा। स्टेप 2 क्या होगा कि हम इधर कोई एलिमेंट हो, उधर भी कोई एलिमेंट हो, बस कुछ भी नहीं करना है। फिलहाल आपको सिर्फ नाम लिखने हैं। आयरन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, ठीक है जी, ऑक्सीजन। और कोई कंपाउंड और कोई एलिमेंट है ऐसा जिसका नाम नहीं लिखा हमने, आयरन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। इधर भी वही है, आयरन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। क्या है कि जब हम केमिकल रिएक्शन कर रहे होते हैं ना, तो जो एलिमेंट्स का हम इस्तेमाल रिएक्टेंट में करेंगे उतना ही आपको कंपाउंड में मिलता है। उससे एक्स्ट्रा नहीं है कि यहाँ पर हमने सोडियम रखा ही नहीं और इधर को कहीं सोडियम नजर आने लग गया। ये उसी केस में नजर आ सकता है जहाँ पर आपने मान लीजिए कि यहाँ पर कोई चीज़, अगर आपने कुछ इनिशिएटर के तौर पर, कैटलिस्ट के तौर पर कुछ इस तरीके से रखा है कोई कंपाउंड, तो हो सकता है कि उसका इन्वॉल्वमेंट उसमें आ जाए, तो फिर हो सकता है। बट ऐसे अगर किसी बिना किसी एक कैटलिस्ट, बिना किसी इनिशिएटर, बिना किसी अलग कंपाउंड के आप इस्तेमाल कर रहे हैं केमिकल रिएक्शन का, तो फिर जो लिखा है रिएक्टेंट में वही आपको कंपाउंड में मिलेगा, ठीक है। तो हमें क्या करना होता है, टेबल बनाना होता है स्टेप 2 के अंदर। क्या कि हमने सभी एलिमेंट्स के पहले तो नाम लिख लिए, क्या कर दिया, नाम लिख दिया। अब हम लिखेंगे इनके नंबर, कितने संख्या है इनकी। तो ये जो हो गया, आप मान लीजिए रिएक्टेंट साइड, रिएक्टेंट साइड, और ये हो गया आपका प्रोडक्ट साइड। ये हमें टेबल बनाना है और ये आपको बोर्ड में बनाना पड़ेगा, मार्क्स चाहिए तो बनाना पड़ेगा। इस तरीके से टेबल आपको बनाना पड़ेगा। ये आपके एलिमेंट्स हो गए, बना हुआ टेबल, उसके अंदर देख लीजिए। तो ये एलिमेंट्स, एलिमेंट्स के नाम लिख दिए जाएंगे। रिएक्टेंट साइड में कौन कितना है, प्रोडक्ट साइड में कौन कितना है, इसको लिखना है, ठीक। तो आप बताइए कि रिएक्टेंट साइड में आयरन कितना है, आयरन रिएक्टेंट साइड में सिर्फ 1, हाइड्रोजन कितना है 2, ऑक्सीजन कितना है 1, ठीक है। तो ये नंबर हो गए। प्रोडक्ट साइड में आयरन कितना है 3, ऑक्सीजन कितना है 4, हाइड्रोजन कितना है 2। और इधर मैंने उल्टा सीधा कर दिएगा। आयरन आपका 3 है, ठीक है। हाइड्रोजन आपका 2 है, यहाँ लिखे जाएंगे। और ऑक्सीजन आपका कितना है 4 है। तो ये हो गया आपका स्टेप 2। स्टेप 2 आपने टेबल बनाना है, एलिमेंट्स लिखने हैं। एलिमेंट्स लिखने के बाद आपको रिएक्टेंट साइड, प्रोडक्ट साइड, क्या क्या उनकी संख्या वो लिख देनी है। स्टेप 3 जो स्टार्ट हो जाएगी, वो स्टेप 3 के अंदर हम देखेंगे सबसे पहले कि कौन सा ऐसा एलिमेंट है जिसकी सबसे ज़्यादा संख्या है, जिसके नंबर सबसे ज़्यादा है। ये एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देखिए, पढ़िए इसको। स्टेप 3 के अंदर यहाँ पे लिखा हुआ कि अक्सर कन्वीनियंट होगा आपके लिए कि जब आप बैलेंसिंग कर रहे हो तो उस कंपाउंड को लें जो दैट कंटेन्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम, ठीक है। उस कंपाउंड को लें जो सबसे ज़्यादा नंबर एटम रखता हो, उसको हम उससे शुरू करेंगे। जैसे यहाँ पर आप देख लीजिए कि यहाँ पर ऑक्सीजन है, तो हम ऑक्सीजन से स्टार्ट करेंगे। और वैसे इम्बैलेंस जो है आपका ऑक्सीजन ही है और आयरन है, बस सिर्फ 2 ही है जो इम्बैलेंस है, वरना तो हाइड्रोजन इधर भी 2 है, उधर भी 2 है, तो उसमें कोई ऐसा नहीं है, ठीक है। तो आपको मल्टीप्लाई करना है ऑक्सीजन से। ऑक्सीजन एक तरफ है, यहाँ पर कितना 1, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 4 से, सीधा सीधा 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उस तरफ भी 4 हो जाएगा, ठीक। स्टेप 4 के अंदर भी ऐसे इसको कंटिन्यू करेंगे हम कि अब अगला आइटम को देखेंगे कि अगला कौन सा एलिमेंट है जो बैलेंस नहीं है, इसको हम करके दिखाएंगे। बस फिलहाल आप बुक को समझ लीजिए, फिर उसका इसको मैं करके दिखाता हूँ कैसे करना है, वो सिंपल सिंपल से बता दिए जाएंगे। फिलहाल इसको देख लीजिए कि एक एलिमेंट जो सबसे ज़्यादा नंबर रखता हो उससे स्टार्ट करेंगे और उसको हम बैलेंस करेंगे। इधर वाटर में 1 ही ऑक्सीजन था और इधर आयरन ऑक्साइड में 4 ऑक्सीजन था, तो यहाँ पे 4 ही रहेगा। यहाँ पर 1 × 4 करना है, 4 से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे कहाँ पे, तो यहाँ पे ये जो होगा ना आपके लिए, ये जो होगा इसी को हम कहते हैं स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। मैं फिर से बता रहा हूँ, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट कहते हैं। क्या कहते हैं,
तो आपको जो चेंजेस करने हैं, मल्टीप्लाई करने हैं, वो इधर ही करेंगे, बॉक्स के अंदर नहीं, बिल्कुल नहीं करेंगे। तो ये आपका थर्ड स्टेप हो जाएगा। फोर्थ स्टेप के अंदर ये होगा कि आप मान लीजिए कि ऑक्सीजन को आपने कर दिया बैलेंस, इधर भी 4 होगा, उधर भी 4 हो गया। नेक्स्ट कौन सा इम्बैलेंस एटम है उसको पिक करेंगे हम। जैसे यहाँ पर आयरन नजर आ रहा है, वहाँ पर 3 है, यहाँ से 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है, ऐसा करके मल्टीप्लाई कर देंगे। बट फिलहाल इसको मल्टीप्लाई ऐसे मत करिए, क्योंकि आपको जब ये मल्टीप्लाई कर रहे होंगे तो आपको आगे फिर इसको भी देखना पड़ेगा कि अब क्या चेंजेस हो गए। तो आप फिलहाल इतना समझिए, फिर उसका बाद मैं बताता हूँ अभी सभी को। जैसे कि आप देख लीजिए कि आपने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या क्या चेंज हो जाएंगे। हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, 8 हाइड्रोजन हो जाएंगे, 4 ऑक्सीजन हो जाएंगे। तो अब यहाँ पर समझिए कि ये तो 8 हाइड्रोजन हो गया। अब इसको बैलेंस करना पड़ेगा इधर भी, क्योंकि यहाँ पर तो ये है, अब बैलेंस करना पड़ेगा ना, 2 ही है इधर, इधर 8 हो गया। ऑक्सीजन तो फिट एंड फुल है भाई, 6 हो गया। तो अब इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दीजिए 4 से, तो ये हो जाएंगे 8 हाइड्रोजन, इधर भी हो जाएगा 8। तो ये बैलेंस, ये बैलेंस, ये बैलेंस, ये बैलेंस। अब अपना कौन सा इम्बैलेंस रह गया, आपका आयरन रह गया। आयरन इस तरफ 1 है, इस तरफ 3 है। तो अब आप क्या करिए कि इसको सिंपली आप 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए आयरन को। तो आयरन भी इधर 3 हो जाएगा और इधर 3 तो था ही। अब एक बारी आपको जो स्टेप 5th के अंदर चलना है, कौन सा स्टेप, स्टेप पहला क्या था कि आपने बॉक्स में डाला, स्टेप दूसरा क्या था कि टेबल बनाया, स्टेप तीसरा क्या था कि आपने मैक्सिमम एटम को चेक किया कौन से एटम के पास सबसे ज़्यादा नंबर है, स्टेप 3 में था वो। फिर स्टेप 4 के अंदर आपने क्या किया कि नेक्स्ट जो अनबैलेंस्ड एटम जो है उसको चेक किया, आपका वो 4th स्टेप था। 5th स्टेप के अंदर क्या है कि आप अब एक बार चेक करेंगे, एग्जामिन द अबव इक्वेशन एंड पिक अप द थर्ड एलिमेंट इफ थर्ड एलिमेंट इज ऑल्सो देयर। अब अगर मान लीजिए कि आपने 2 एलिमेंट अनबैलेंस थे तो दोनों को कर दिया, कोई तीसरा एलिमेंट अगर है तो उसको भी चेक करिए, नहीं है तो फिर आगे बढ़िए। तो फाइनल अब जब 6th स्टेप जाएगा, 6th स्टेप के अंदर हम चेक करेंगे कि भैया हमारा करेक्टनेस, यहाँ पे फाइनली टू चेक द करेक्टनेस ऑफ द बैलेंस्ड इक्वेशन, क्योंकि आपने अभी इसको बैलेंस किया है, तो बैलेंस होने के बाद क्या ये बैलेंस हो चुका है प्रॉपर, उस चीज़ को हम चेक करेंगे। कैसे चेक करेंगे, वही हम गिनेंगे। आयरन अपना इस तरफ 3 है, 3 यहाँ पे लिख दिया गया। हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 8, हाइड्रोजन 8 हो गया। ऑक्सीजन 4 हो गया रिएक्टेंट साइड में। प्रोडक्ट साइड में चलिए, आयरन 3 है, 3 लिख दिया। ऑक्सीजन हाइड्रोजन है दूसरा नंबर अपना, तो हाइड्रोजन को देखिए 4 दूना 8, 4 दूना 8 यहाँ पर है। ऑक्सीजन यहाँ पर 4 है, यहाँ पर भी हमने 4 लिख दिया है। तो इसका मतलब ये जो है अपना 6th स्टेप, जिसको हमें चेक करना है कि हमारा इक्वेशन बैलेंस हो गया या नहीं, वो ये हो गया 6th एलिमेंट, 6th स्टेप। तो ये अब बैलेंस है। अगला जो 7th स्टेप रहता है, 7th स्टेप और इसके आगे की जो जानकारी है वो थोड़ी सी ऐसी बस सुनने वाली है, क्योंकि अगर मान लीजिए कि आपको जब ये वर्ड्स में दिए गए हैं कि आयरन रिएक्ट विद वाटर, तो जब ये लिखा जाएगा तो उसके साथ उसके फिजिकल स्टेट को अगर आपके क्वेश्चन में मेंशन है, तब तो आपको 7th स्टेप को ही फॉलो करना पड़ेगा, जिसके अंदर हमें राइट द सिंबल ऑफ फिजिकल स्टेट। यानी आयरन जो है आपका सॉलिड है, ऐसे लिख दिए जाएंगे। वाटर जो है वो लिक्विड है, एल लिख दिए जाएंगे। अब ये यहाँ पर जो है ये भी कैसा है, एक्वस है। ये भी वाटर कंप्लीट लिक्विड नहीं है बट एक्वस है, और ये जो है वो आपका गैस है। तो ये क्या है, इसका फिजिकल स्टेट को हम मतलब कि एक्सप्रेस करते हैं, उसको हम डिनोट करते हैं, सिंबल देते हैं इसको। ये सॉलिड के लिए एस होता है, लिक्विड के लिए एल होता है, एक्वस फॉर्म के लिए जो थोड़ा सा वाटरी हो AQ होता है, और गैस का मतलब गैस ही होता है, G फॉर गैस। ठीक है, तो ऐसे सिंबल हमको देने हैं, तब देने हैं जब आपके क्वेश्चन में ये मेंशन हो कि हाँ भाई हमने जो आयरन लिया है वो सॉलिड स्टेट में था, वाटर ऐसा लिक्विड है, ऐसा कुछ। ये अगर फिजिकल स्टेट मेंशन है तो आपको फाइनल 7th स्टेप में अपना रिएक्शन लिख करके ऐसा मेंशन करना पड़ेगा। अगर नहीं है तो कोई ज़रूरत नहीं है, जनरली ये चीज़ें नहीं दी गई होती हैं। अगर दी गई है तो कर लीजिए, नहीं दिया गया है तो कोई बात नहीं, वो हो जाएगा 7th स्टेप के अंदर। बट जनरली होता यही है कि नहीं दिया होता है। यूजुअली फिजिकल स्टेट्स आर नॉट इंक्लूडेड इन अ केमिकल इक्वेशन अनलेस इट इज नेसेसरी टू स्पेसिफाई। ठीक, तो ये ऐसा कुछ होता है। अब इसके अलावा जो 7th स्टेप के अंदर आपको जो एक एक्स्ट्रा चीज़ जो जानने के लिए है वो यही है कि हमने कहा था ना इसके अंदर की जो एलिमेंट हम रिएक्टेंट साइड में ले रहे हैं वही एलिमेंट वही एटम आपको प्रोडक्ट साइड में मिलेगा, अनलेस कि आप कोई यहाँ पर आप कैटलिस्ट का इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, आप किसी भी तरीके के इनिशिएटर का इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, कुछ भी इस तरीके के कंपाउंड का इस्तेमाल नहीं कर रहे हो। अब जो भी चीज़ें जो अलग एक्स्ट्रा चीज़ें जो मेंशन की जाती हैं वो यहीं पे की जाती हैं। क्या क्या चीज़ें मेंशन की जाती हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है कि समटाइम द रिएक्शन कंडीशंस, जो कंडीशन है वो कैसे कैसे कंडीशन है, सच एज टेम्परेचर की इस रिएक्शन को कैरी करने के लिए क्या टेम्परेचर होना चाहिए,
वो हम यहाँ लिखेंगे। जैसे कि मान लीजिए कि अगले स्टेप में लिखा हुआ है कि कार्बन ऑक्साइड रिएक्ट विद हाइड्रोजन एट 340 ATM, ये प्रेशर है, क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर 340 ATM, इसको प्रेशर। तो आप यहीं पे प्रेशर भी कोई दिखाते हैं, यहीं पर आप अपना टेम्परेचर को भी दिखाते हैं, यहीं पर आप अपना अलग कोई भी कंपाउंड अगर एक्स्ट्रा आप इस्तेमाल कर रहे हैं आप रिएक्टेंट से, तो उन सबको यहाँ पर हमें लिखना होता है। ठीक है, जो चीज़ें हो सकती हैं क्या क्या हो सकती है, टेम्परेचर, प्रेशर, कैटलिस्ट और ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। ठीक, तो इस तरीके से हमने बैलेंसिंग द इक्वेशन हमने चेक कर लिया। अगला जो टॉपिक रहेगा टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, तो वो नेक्स्ट पार्ट में आ जाएगा। फिलहाल आप बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन आप समझ चुके हैं, मेरा कहने का मतलब है कि आप समझ चुके हैं तो कमेंट में लिख दीजिएगा, और अगर कहीं कोई डाउट या प्रॉब्लम है तो आप वो भी लिखिए कमेंट में। तो हमने टोटल स्टेप्स देख लिए हैं। पहला स्टेप, जीरो स्टेप क्या था कि अगर मानिए कि आपने वर्ड में दिया हुआ है आपके क्वेश्चन में, तो उसको हमें इक्वेशन फॉर्म में लिखना है, वो जीरो स्टेप हो जाएगा, आप अपने तरफ से उसको मेंशन नहीं करेंगे स्टेप्स में। फिर उसके बाद आप जो कार्रवाई शुरू करेंगे अपनी स्टेप 1 के अंदर कि बॉक्सेस में डालेंगे। इस बॉक्सेस में डालने से मतलब क्या है, क्यों डलवाया जा रहा है, ताकि आप बॉक्स के अंदर घुस के कहीं भी एलिमेंट्स के साथ कोई छेड़खानी ना करें। जो करना है बाहर, यानी एट द प्लेस ऑफ स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, जहाँ पर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट रखे जाते हैं उन्हीं के प्लेसेस पे आप छेड़खानी करिए। तो वो दूसरा स्टेप, वो पहला स्टेप हो जाएगा कि आपने बॉक्स में डाल दिया, उसका रीजन ही बता दिया। दूसरे स्टेप के अंदर आपको ऐसा टेबल बनाना है, जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबको इधर लिखना है एलिमेंट्स के नीचे, और रिएक्टेंट साइड में उनके क्या नंबर्स हैं इधर लिखिए, प्रोडक्ट साइड में उनके क्या नंबर्स हैं वो इधर लिखिए। फिर उसके बाद थर्ड स्टेप आ जाएगा। थर्ड स्टेप के अंदर आप सबसे मैक्सिमम नंबर आइटम किसके पास है उससे आप कंटिन्यू करेंगे। जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन ऑक्सीजन से था तो आपने ऑक्सीजन से शुरू किया। इससे क्या होगा कि मैक्सिमम नंबर को आप सबसे पहले टारगेट अगर कर देते हैं ना, और उसको बैलेंस कर देंगे, तो बहुत सी चीज़ें अपने आप क्लियर हो जाएंगी। जैसे आपने यहाँ 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, 4 ऑक्सीजन तो हो गए, अब हाइड्रोजन अपने आप 8 हो गया, तो हो सकता था इधर हाइड्रोजन की जरूरत भी पड़ रही होती तो अपने आप बैलेंस हो जाता। इसलिए मैक्सिमम से स्टार्ट करते हैं, दैट इज योर थर्ड स्टेप। फोर्थ स्टेप क्या रहेगा कि आप उसके नेक्स्ट एलिमेंट को चेक करेंगे कि और कौन सा एलिमेंट है जो अनबैलेंस्ड है। वो हो गया आपका कौन सा स्टेप, फोर्थ स्टेप हो जाएगा, है कि नहीं। फोर्थ स्टेप, फिफ्थ स्टेप के अंदर भी आप उसका फर्दर चेक करिए कि फिफ्थ स्टेप के अंदर अगर और भी कोई एलिमेंट है जो अनबैलेंस्ड तो उसको करिए, वो फिफ्थ स्टेप हो जाएगा। सिक्स्थ स्टेप के अंदर क्या रहेगा कि आपको फिर इक्वेशन को चेक करना है कि हाँ जो हमने बैलेंस किया वो प्रॉपर बैलेंस हो गया, दैट इज योर सिक्स्थ स्टेप। सेवन्थ स्टेप क्या रहेगा कि आपको उसके सिंबल्स लिखने रहेंगे, अगर मेंशन है तो, नहीं है तो कोई मसला नहीं। तो ये टोटल 7 स्टेप्स थे, वो हो गए। 7, 8, 9 भी बन जाते हैं डिपेंडिंग ऑन द एलिमेंट्स दैट आर अनबैलेंस्ड, नंबर ऑफ एलिमेंट्स दैट आर अनबैलेंस्ड। यहाँ पर सिर्फ आपके 2 ही एलिमेंट्स थे जो अनबैलेंस्ड था, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। हो सकता है कि 4-5 एलिमेंट होते, तो हर एक स्टेप में अलग अलग एलिमेंट को हम टारगेट करते हैं तो उसको मेंशन करते चले जाते हैं। इसीलिए टोटल स्टेप्स की काउंटिंग जो होती है वो 7, 8, 9 वेरी करती रहती है डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ अनबैलेंस्ड एटम्स। ठीक है, तो यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई बात, हाउ टू बैलेंस ए केमिकल इक्वेशन। यहाँ तक अगर समझ में आ गई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे बने रहें। इसके लिए हम आगे केमिकल टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन लेकर के आएंगे। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल हियर। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना अगर नहीं किया हो तो। थैंक यू।